अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रिग्रेशन की बात करेंगे और कोरिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, इस बात के अब आज कोरिलेशन को डिस्कस करेंगे और उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, आपका पाला जो है वो बहुत से वेरिएबल्स के साथ पड़ता है और वो वेरिएबल्स आपके पास जो हैं वो एज है, हाइट है, टेम्परेचर है, आपके पास एक्सपेंडिचर है, इनकम है, या फिर किसी भी चीज़ की जो है वो सेल है। ठीक है, अब ये जो है जब इनकी बात करते हैं आप, तो इनमें रिलेशन जो है इंटर रिलेशन पाया जाता है। अब वो कौन सा रिलेशन है? ये बेटे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन क्या है? बेटे व्हेन समथिंग हैपन दैट मेक्स समथिंग एल्स हैपन, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द कॉज क्रिएट द इफेक्ट एंड द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप are often used in the informal way text. So cause and effect relationship जो है वो एक cause की वजह से क्या effect आया, so इसको हम cause and effect relationship कहते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपका स्टडी आवर्स ज़्यादा होने की वजह से आपने ज़्यादा स्टडी की और आपका रिज़ल्ट बेहतरीन आया। ठीक है, सो ये कॉज है और इफ़ेक्ट क्या हुआ? आपका रिज़ल्ट अच्छा हुआ। ठीक है, इसी तरीके से आपने एक मेडिसिन यूज़ की और आप हेल्दी हो गए, सो आपका कॉज जो है वो आपकी मेडिसिन और उसका इफ़ेक्ट आपका हेल्दी होना है। ठीक है जी, चलें अब लेकिन रिलेशन और कोरिलेशन को समझने के लिए बच्चे आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो इस बात को हम समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या है। जैसे आपके सामने है कि हाइट एंड वेट ऑफ अ चाइल्ड ग्रो विद इंक्रीज इन एज, ऑन द अदर हैंड ग्रोथ इन हाइट एंड ग्रोथ इन वेट डज नॉट इंक्रीज एज। ये दो मैंने बातें कही आपके सामने। ये कहा कि आपकी हाइट और जो वेट है किसी भी बच्चे का, वो आपकी उम्र के बढ़ने के साथ बढ़ता है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं इस बात को यूँ कहूँ कि आपकी जो हाइट और वेट है उसके बढ़ने से आपकी उम्र नहीं बढ़ती। ठीक है, सो ये याद रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे दो तरह के वेरिएबल्स हैं। कौन से? आपके पास हाइट और वेट की हमने बात की, तो देखें उनका कोई असर नहीं है एज पे, लेकिन एज का इफ़ेक्ट है आपकी हाइट और वेट पे। ठीक है, सो हमारे पास जो हाइट और वेट होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एज क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है जी, चलें अब हम एक्चुअली जब आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात समझ आ गई, तो अब हम अच्छा मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आए। जैसे मैंने आपको कहा कि आप स्टडी आवर्स इंक्रीज़ करेंगे तो आपका रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट जो पड़ता है वो स्टडी आवर्स की वजह से पड़ता है। रिज़ल्ट जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? आपके स्टडी आवर्स पे, क्वालिटी स्टडी आवर्स पे। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि वीट की प्रोडक्शन अच्छी होगी अगर रेनफॉल होगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? आपकी रेनफॉल पे, अच्छी रेनफॉल होने पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, सो ये अब आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा, उसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अब हम रिग्रेशन की बात करते हैं। बेटे रिग्रेशन आपके पास क्या है? बेटा ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो यूज़ की जाती है प्रिडिक्ट करने के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है किसके बारे में हम प्रिडिक्ट करेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ के बारे में, और किसकी बेसिस पे हम करेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बेसिस पे हम ये करेंगे। ठीक है, सो स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज फॉर प्रिडिक्शन अबाउट द वैल्यू ऑफ आर डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ द नोन वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नोन एज द रिग्रेशन। ठीक है जी, अब रिग्रेशन में ये जो रिलेशनशिप हम डिस्कस कर रहे हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो हमें कहाँ से? तो बेटे उसके लिए हम स्कैटर डायग्राम जो है वो यूज़ करते हैं। स्कैटर डायग्राम जो है वो बेसिकली बनाई जाती है आपके पास जो है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे आपके वेरिएबल्स को प्लॉट किया जाता है, और फिर हम ये कहें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पे लिया जाएगा। द सेट ऑफ रिजल्टिंग सेट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड स्कैटर्ड डायग्राम। ठीक है, जब आप एक्स वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप एक्स एक्सिस पे लें और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पे लें और उनको प्लॉट करें, तो जब आपके पास सम पॉइंट्स जो है वो आपको हम मिलेंगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्कैटर्ड डायग्राम कहते हैं। ठीक है, सो
याद रखिएगा, अगर ये पॉइंट्स जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करें तो हम इस रिलेशनशिप को लीनियर रिलेशनशिप कहेंगे, और अगर वो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं होंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे, नॉन लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है जी। इसको मैं आपको समझा देती हूँ बेटे। ये देखिए आपके पास सामने जो है वो स्कैटर डायग्राम है, ये उसका ग्राफ बना हुआ है। स्कैटर डायग्राम बेसिकली ग्राफिक डिवाइस है, ठीक है, विच मेक्स इट पॉसिबल टू सी अ लाइन और अ कर्व whose इक्वेशन इज रिक्वायर्ड। ये देखिए आपके पास एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पर आपने प्लॉट किया उनकी वैल्यूज़ को, वेरिएबल्स की, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जो है आ गई। ठीक है। सो अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन आती है तो वो आपके पास जो है वो लीनियर रिग्रेशन है, और अगर कर्व्स आते हैं तो वो क्या है, नॉन लीनियर रिग्रेशन है। लेकिन अगर इस किस्म के स्प्रेड रैंडमली स्प्रेड हो, जिसमें ना स्ट्रेट लाइन है ना कर्व है, तो ये बेटे नो रिलेशन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है बेटा। चलिए हम एग्जांपल 5.1 को देख लेते हैं। हमारे पास क्या है एग्जांपल हमें कहती है, सपोज वी टेक अ सैंपल ऑफ 7 हाउसहोल्ड्स फ्रॉम अ स्मॉल विलेज एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन देयर इनकम एंड फूड एक्सपेंडिचर फॉर द लास्ट मंथ एज फॉलो। सो आपके पास इनकम है और फूड एक्सपेंडिचर है। ड्रा द स्कैटर डायग्राम फॉर दिस डेटा। ठीक है। तो आपने कैसे ड्रा करना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। एक्स एक्सिस पे आप इनकम को प्लॉट करेंगी और वाई एक्सिस पे आप जो है वो स्कैटर डायग्राम में आपके पास फूड एक्सपेंडिचर आएगा। अब देखिए इसका रिलेशन पहले आप समझ लें, आपने इनकम को एक्स पे क्यों रखा और फूड एक्सपेंडिचर को वाई पे क्यों रखा। वो इसलिए कि आपकी एक्सपेंडिचर जो है वो हमेशा इनकम पे डिपेंड कर रहा होता है। आपके पास पैसा होगा तो आप एक्सपेंडिचर कर सकती हैं, अदरवाइज़ आप एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, चाहे वो फूड पे हो या किसी और चीज़ पे हो। ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड कर रहा है, इनकम पे कर रहा है। इनकम क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और फूड एक्सपेंडिचर हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी। आपने इनको प्लॉट कर लिया तो आपके पास ये देखिए सामने आपके पास जो है पॉइंट्स, प्लॉटेड पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। और बेटे ये प्लॉटेड पॉइंट्स जो है वो बेसिकली क्या होती है, अब ये पूरी आपके पास डायग्राम है, विजुअल डिस्प्ले। ठीक है। अब हम लीनियर एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन के बारे में बात करते हैं कि लीनियर एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन से क्या होता है। ठीक है जी। जब भी आपके रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो अगर एक स्ट्रेट लाइन से आप उसको शो करेंगे या स्ट्रेट लाइन से शो हो रहा हो, हम नहीं शो करेंगे, वो शो हो रहा होता है। ठीक है जी। तो इस किस्म की रिग्रेशन को क्या कहेंगे, हम लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है। और जब रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स जो है वो एक्सप्रेस हो किसी भी कर्व से या सेकंड डिग्री कर्व से हो या एक्सपोनेंशियल कर्व हो, तो बेटे उसको हम नॉन लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है जी। या कर्वी लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन क्या होती है। बच्चे आपके पास जब भी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है is regressed on the basis of single independent variable, अगर आपका एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज प्रोड्यूस कर रहा हो तो आप उसको क्या कहेंगे, सिंपल रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है जी। और जब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के में चेंज के रिस्पॉन्सिबल हों तो आप ऐसी रिग्रेशन को कहेंगे मल्टीपल रिग्रेशन। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं कि सिंपल रिग्रेशनशिप मॉडल जो है वो क्या होता है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या होता है बेटा, ये हमेशा y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन की फॉर्म में लिखा जाता है। ये पॉपुलेशन केस में है। ठीक है जी। और जब सैम्पल केस होगा तो बेटा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस ई जो है वो एरर टर्म के लिए यूज़ हो रहा है। ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। ठीक है। इक्वेशन या लाइन इसको कह सकते हैं हम। तो जहाँ पे अब आपको डिटेल बता दूँ कि आपके पास y क्या होता है बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल है, आपके पास x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आपके पास अल्फ़ा बीटा इन केस ऑफ पॉपुलेशन जो है वो पैरामीटर्स हैं। ठीक है जी। और अब अल्फ़ा बीटा आपको पता चल गया आपके पैरामीटर्स हैं। तो आपके पास अल्फ़ा क्या होता है बेटा, ये इंटरसेप्ट इसको कहते हैं। और ये क्या होता है, ये आपके पास जो लाइन आपके जब करते हो और वो लाइन जब y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है वो आपके पास इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है। ठीक है जी। इसके बाद जो है अब बीटा की बात कर लेते हैं। तो बीटा क्या होता है, ये स्लोप ऑफ द लाइन होता है और इसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, विच मीन्स दैट कि अगर आपके पास फॉर
यूनिट चेंज इन एक्स, देयर विल बी बीटा यूनिट चेंज इन वाई, यानी आपके जितना बीटा आएगा इसका मतलब है उतना चेंज जो है वो आपके पास वाई में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है जी। इसके बाद एप्सिलॉन की बात करते हैं, तो एप्सिलॉन हमारे पास क्या होती है, ये एरर टर्म होती है। ये क्यों होती है, ये इस वजह से होती है कि आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अलावा भी कोई आपके पास इफेक्टिंग वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो वो बेसिकली आपके पास एरर प्रोड्यूस करते हैं आपके एस्टिमेशन में, ठीक है जी। अब ए और बी की बात भी करते हैं, तो ये हमारे पास एस्टिमेटर हैं फॉर पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन मॉडल रिस्पेक्टिवली फॉर अल्फा एंड बीटा, यानी ए फॉर अल्फा और बी फॉर बीटा, मींस के आप अल्फा जो है वो को अगर एस्टिमेट करना चाहें तो आप ए से करेंगी और बीटा को करना चाहेंगे तो बी से करेंगी। और ई जो है वो क्या है, रेजिडुअल टर्म कहते हैं, और ये हमेशा आपके पास वाई माइनस वाई हैच ये आपके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है जी। यहाँ पे याद रखिएगा ये मॉडल लीनियर है। किस वजह से लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे दो जो है वेरिएबल्स हैं, एक आपके पास एक्स और वाई, और दूसरी बात ये कि आपके पास एक्स वाई अल्फ़ा बीटा इन तमाम की पार्ट्स को देखें तो वो 1 है आपके पास, ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल की बात करते हैं। बेटा लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल आपके पास क्या है कि आपके पास sum of square of deviation of between the observed values and the corresponding estimated values is least। इसका मतलब ये हुआ कि sum of square of y minus y hat is minimum। हम और ये आपके पास क्या है, लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल है, ठीक है जी। उसके बाद जी बेटे हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है, रिग्रेशन लाइन इक्वेशंस हमारे पास हैं। रिग्रेशन लाइन इक्वेशंस क्या होती हैं, हमारे पास दो तरह की लाइंस हैं, ठीक है। एक लाइन वो है जिसमें आपके पास y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरी लाइन में हमारे पास x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपके पास जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। सो दोनों के एस्टिमेशन का प्रोसेस जो है वो कुछ यूँ a और b आप डिफरेंटली फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे करेंगे, आप याद रखिएगा y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहाँ पे x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ आप याद रखिएगा ये वैल्यूज़ आप तभी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये लाइन तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपके पास a और b की वैल्यूज़ होंगी। तो a और b की वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट की जाती हैं, a की वैल्यू तो सिंपल है, सम ऑफ y डिवाइड बाई n माइनस b ऑफ b इंटू सम ऑफ x डिवाइड बाई n, यानी जो y वेरिएबल आपको गिवन है उसके सम ले लें, n पे डिवाइड कर दें, और जो x वेरिएबल है उसके सामने n पे डिवाइड करें। लेकिन इसके लिए आपको b की वैल्यू पहले पता होनी चाहिए। सो हम b कैसे फाइंड आउट करेंगे, b देख लीजिए। अब ये y x का मतलब यहाँ पे ये याद रखिएगा, y इसका मतलब है कि y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल हेयर। सो आप क्या लिखेंगे जी, आपके पास फार्मूला है n इंटू सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ x इंटू सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ x होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास बीटा या बी फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये फार्मूला है। जब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी आप ए की वैल्यू में पुट करेंगे और ए को एस्टिमेट कर सकते हैं। सेकेंड लाइन को हम देख लेते हैं, हमारे पास क्या है बेटे, यहाँ पे आपके पास x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल और y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब बन जाए तो अब फिर आप b और a कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे देखिए x इंटू वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब है x आपके पास डिपेंडेंट और y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। होगा क्या आपके पास n इंटू सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ x प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ x इंटू सम ऑफ y डिवाइडेड बाय, अब क्योंकि y जो है वो यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके ये चीज़, ये देखिए यहाँ पे था तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर था, अब यहाँ पे सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई का होल स्क्वायर होगा। लेकिन ये फार्मूला कुछ यूँ है कि आपके पास डिनोमिनेटर में n इंटू सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और a आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल सम ऑफ वाई डिवाइड बाय n माइनस बी ऑफ सम ऑफ वाई ओवर n, यानी यहाँ याद रखिएगा जो इंडिपेंडेंट है वो पहले आएगा और डिपेंडेंट को बाद में लिखेंगे। बिल्कुल यही तरीका है यहाँ पे ऊपर, ठीक है जी। ऐसे आप एस्टिमेट करेंगी दोनों रिग्रेशन लाइंस को। अब हम अगली बात करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी। तो अब हमारे पास एक एग्जांपल हम देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन बिटवीन द pesticides and the food poisoning for the following data. Quantity of the pesticide applied in kg is given. आपके पास ये गिवन है, आपके पास 17, 13, 15, 16, 6, 11, 14, 9, 7, 12 है, आपके पास ये x है। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ द फूड पॉइजनिंग, अब ये गिवन डेटा है। अब
interpret the result of the regression coefficient, find the value of y when x is equal to 10। वो कहते हैं x जब आपके पास 10 होगा तो आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपके इसके लिए क्या करना होगा बच्चे, आपने कैलकुलेशंस करनी है। तो पहले टेबल पे बात कर लेते हैं कि टेबल आपको क्या क्या चाहिए। अभी आपने देखा आपको ए बी वैल्यूज़ में क्या क्या सम चाहिए थे। आपको सम ऑफ एक्स चाहिए, आपको सम ऑफ वाई चाहिए। आपने देखा वहाँ पे आपको एक्स वाई भी चाहिए। तो आप क्या करेंगी, एक्स और वाई का प्रोडक्ट का एक जो है वो कॉलम बना लेंगी, इसका सम ले लेंगी। फिर आपको सम ऑफ एक्स स्क्वायर भी चाहिए था तो आप एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाएंगी, और आपको सम ऑफ वाई स्क्वायर भी चाहिए था तो सम ऑफ वाई स्क्वायर का कॉलम भी आप बनाएंगे। ठीक है जी। अब हम फार्मूला की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है जी। सो आपने क्या करना है, n इंटू सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई ओवर n इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स सम ऑफ एक्स होल स्क्वेयर है आपके पास। वैल्यूज पुट करेंगी आप तो आपके पास जो है वो 2.5 एक b की वैल्यू आती है। फिर आप सम ऑफ वाई डिवाइड बाई n माइनस b इंटू सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई n में आप वैल्यूज पुट करेंगी तो आपके पास -7 वैल्यू आती है। ठीक है। तो फिटेड रिग्रेशन लाइन कुछ इस तरीके से होगी, x ऑन n y ऑन x जो है वो आपके पास यूँ होगी। वह हेड इज इक्वल टू, अब आपके पास a की वैल्यू क्या थी -7 प्लस b की आपकी वैल्यू आई 2.5 इंटू एक्स। अब हमने x एट इज इक्वल टू 10 पे फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम 10 पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास 18 जो है वो आंसर आ गया। ठीक है जी। अब हम दूसरा जो फाइंड आउट करते हैं द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। अगर एक्स ऑन वाई यानी एक्स को हम डिपेंडेंट कर लें और वाई को इंडिपेंडेंट कर लें तो क्या होगा, हमारे पास हमने वैल्यूज़ को पुट किया, बी जैसे फाइंड आउट करना है क्योंकि अब वाई जो है वो डिपेंडेंट हो गया है। तो डिनोमिनेटर में जो है वो आप वाई की वैल्यूज़ को पुट सम ऑफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई होल स्क्वायर पुट करेंगी, और सम ऑफ वाई स्क्वायर जो है वो इनके साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। आप वैल्यूज़ को पुट करेंगी तो आपके पास 0.19 आ जाएगा। फिर आप ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगी, वहाँ पे सम ऑफ वाई ओवर एन था फर्स्ट पार्ट में। अब लेकिन क्योंकि वाई जो है वो डिपेंडेंट हो गया है तो इसलिए पहले इंडिपेंडेंट वैल्यू लिखेंगी और फिर उसके बाद डिपेंडेंट वैल्यू। तो आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास 7.63 है। ठीक है। दस द फिटेड लाइन ऑफ एक्स ऑन एन इज़ 7.63 प्लस 0.19 वाई। ठीक है जी। ये आपके पास दो लाइन्स आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियरली आपको नज़र आएगा कि आपके पास ये दरअसल वो थोड़ा सा डिम था तो आपके लिए ये दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या था। पहली हमारे पास फिटेड लाइन थी -7 प्लस 2.5x और दूसरी फिटेड लाइन हमारे पास क्या है, हमारे पास है जी 7.63 प्लस 0.19 y की इक्विवेलेंट है। ठीक है जी। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीस्ट स्क्वायर लाइन की बात करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ आपके पास जो है। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो बेटे लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन की ये हमारे पास जो है वो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि आपके पास जो है वो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन जो है वो हमेशा पास होती है जी कहाँ से, मीन ऑफ द डेटा में से। ठीक है। अगर आप ना एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू की ये देखिए, एक्स और वाई वैल्यू का क्या ना मीन ऑफ प्लॉट करें। लेट्स सपोज कि ये एक्स वैल्यूज़ का ये मीन आता है और आप इस पर ना इस लाइन को ज़रा ऊपर अपवर्ड ले जाएं और y पे ना हॉरिजॉन्टली उसको जो है वो पैरेलल ले जाएं। तो देखिए ये जहाँ पे आपस में ये ज्वाइन करती हैं तो वहाँ से लाइन हमेशा पास होती है। ठीक है। लाइन वहाँ से पास होती है। तो ये फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि आप हम जब भी y वैल्यूज़ की डेविएशन लेंगी ना फिटेड वैल्यूज़ में से तो हमेशा उसका सम जो है वो 0 के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है जी। ये बिल्कुल y हेड यहाँ पे x बार की तरह का है। जैसे आपके पास अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है ना, सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0, बिल्कुल वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी है। सो थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास जो मैंने आपको लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल भी बताया है वो प्रॉपर्टी भी है कि आपके पास सम ऑफ वाई माइनस वाई हेड होल स्क्वायर जो है वो हमेशा मिनिमम होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ ये जो लाइन होती है ना फिटेड ये वाई हेड होती है और ये वाई ऑब्जर्वेशन है। अब जब वो ऑब्जर्वेशन को वाई हेड में से माइनस करें और उसका स्क्वायर लें, उसका सम करेंगे तो वो हमेशा मिनिमम होगा। ठीक है जी। सो हमारे पास ये लाइन में जो है ए बी जो है वो लिए जाते हैं सैम्पल से और इसलिए एन बाइस्ड एस्टिमेट होते हैं अल्फ़ा और बीटा के, इसलिए लीस्ट स्क्वायर फिटेड रिग्रेशन लाइन जो है वो बेस्ट फिट होती है। ठीक है जी। ये बेटे 4 प्रॉपर्टीज़ हैं रिग्रेशन लाइन की, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन की। ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो कोरिलेशन है। अब देखते हैं कोरिलेशन हमारे पास क्या है जी। तो कोरिलेशन आपके पास जो है वो बेसिकली स्टैटिस्टिकल टेक्निक है
जो कि यूज़ की जाती है वेरिएबल्स के रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, जो हम टेक्निक स्टैटिस्टिकल यूज़ करते हैं उसे हम कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ रिलेशनशिप का मतलब ये समझिएगा कि टेंडेंसी ऑफ द वेरिएबल टू मूव टुगेदर, कैसे दो वेरिएबल्स आपस में चलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन में चलेंगे, नेगेटिव रिलेशन में चलेंगे, इनवर्स रिलेशन जैसे में चलेंगे, एक बढ़ेगा एक घटेगा, ऐसे यानी ये तमाम जो है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो सिंपल जो कोरिलेशन है वो तीन या उसके दो से ज़्यादा जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं, दो वेरिएबल के दरमियान बेसिकली सिंपल कोरिलेशन को चेक किया जाता है। लेकिन जब हम मल्टीपल कोरिलेशन की बात करेंगे तो बेटा हमारे पास जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स को हम देखते हैं। ठीक है जी, सो ये याद रखिएगा। हमारे पास सिंपल कोरिलेशन जो है वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है विच मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, और टाइप्स की बात करते हैं तो बेसिकली मैंने आपको बताया था टेंडेंसी ऑफ द वेरिएबल्स है टू मूव इन विच डायरेक्शन। सो टाइप्स भी उसकी बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं। सो द मूवमेंट ऑफ द वेरिएबल में बी in some same direction or in opposite direction. So there are the positive correlation and negative correlation and no correlation. So positive correlation क्या है? When two variables are moving in the same direction, दोनों जो है वो एक साथ यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो एक दूसरे के, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं साथ, डिक्रीज कर रहे हैं तो दोनों कर रहे हैं। ठीक है जी, सो इसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। इसी की एग्जांपल देख लेते हैं। द डिमांड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो आपकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है कोल्ड ड्रिंक्स की। इसी तरीके से जो आपके पास कैरेट कंजम्पशन है वो रिलेट करती है गुड आईसाइट के लिए। ठीक है जी, इसी तरीके से सिगरेट्स जो हैं वो अगर हम स्मोकिंग करें तो हमें हार्ट अटैक डिजीज़ जो है वो ज़्यादा हो सकती है। सो ये दोनों, जितनी ज़्यादा स्मोकिंग होगी उतनी ज़्यादा हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस हैं। इसी तरीके से जितनी कैरेट कंजम्पशन आप ज़्यादा करेंगे आई साइड आपकी बेहतर रहती है। ठीक है, उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। सो ये जो है आपके पास पॉजिटिव कोरिलेशन की एग्जांपल्स थी। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होंगी। अब हम नेगेटिव कोरिलेशन की बात करते हैं, विचे दो वेरिएबल्स हों और वो आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, यानी अगर एक बढ़ रहा हो तो दूसरा जो है वो क्या हो, कम हो रहा हो। तो इस किस्म की कोरिलेशन को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि द डिमांड ऑफ वुलन क्लॉथ डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है आप जो है वुलन जो कपड़े हैं वो नहीं पहनते हैं, वो कम पहनते हैं। ठीक है जी, तो एक बार देखें यहाँ पे एक जो वेरिएबल है वो बढ़ रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपको ये कहूँ कि द वॉल्यूम ऑफ गैस विल डिक्रीज एज द प्रेशर इंक्रीज। प्रेशर आप इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है जी, इसी तरीके से आपके पास जो है एज ऑफ कार एंड इट्स रीसेल प्राइस, इसमें भी आपके पास जो है वो इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है, नेगेटिव कोरिलेशन होगी। ठीक है, जैसे जैसे कार की एज बढ़ेगी उसकी रीसेल प्राइस जो है वो कम होती जाती है। ठीक है जी, तो ये तमाम जो है वो आपके पास नेगेटिव कोरिलेशन की आपके पास जो है वो एग्जांपल्स थी। अब हम ज़ीरो कोरिलेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ टू वेरिएबल हैव नो रिलेशनशिप देन कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स आर नोन एज द नो कोरिलेशन। ठीक है बेटा, सो अब इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। आपके पास जो है सेल ऑफ वुलन स्वेटर एंड सेल ऑफ बाटा शूज़। अब देखें आपके पास वुलन जो स्वेटर्स हैं उनकी सेल और बाटा शूज़ की सेल में क्या कोई रिलेशन है? आपके पास कोई रिलेशन नहीं है। सो यहाँ पे नो कोरिलेशन है। ठीक है जी, सो इसी तरीके से या फिर ये कहेंगे नंबर ऑफ वाइट कैट्स इन अ सिटी एंड द रोड एक्सीडेंट्स। सो ये भी कोई इनमें कोरिलेशन नहीं है। सो नो रिलेशन हम कह सकते हैं इसमें एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, फोर्थ हमारे पास परफेक्ट कोरिलेशन क्या है?
If a constant change in the values of one variable in the complete association with the corresponding constant change in the other variable is called perfect correlation. आपके पास perfect positive correlation भी होती है, perfect negative correlation भी होती है. कैसे होती है कि आपके पास change दोनों में constant हो, ठीक है. So जब constant value के साथ जो है वो change होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे positive perfect positive कोरिलेशन कहेंगे और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है जी. अब हम मेथड्स की बात करते हैं फॉर मेजरिंग कोरिलेशन. तो बेटे कोरिलेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास जो है वो मेथड नंबर 1 जो है वो ग्राफिक मेथड है, द ग्राफिकल मेथड. According to this method, scatter diagram is constructed in which make it possible to see whether correlation between the two variables exists or not. If exists, there is positive or negative. This method is just just a rough idea about the correlation, ठीक है. So क्या होता है, हम scatter diagram से देखते हैं कि आपके पास variables में रिलेशनशिप मौजूद है या नहीं है, अगर है तो वो किस किस्म का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है. फिर दूसरा हमारे पास फार्मूला मेथड है बेटा, न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है. यहाँ ये याद रखिए, ठीक है, जहाँ भी बात आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे होते हैं, ठीक है. कार्ल पियर्सन in 1890 identify a coefficient of correlation known as the Pearson प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट. अब आपके पास क्या है, याद रखिएगा, इस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बिटवीन है डायरेक्ट मेथड से, ठीक है जी. तो उसमें क्या हम डायरेक्ट मेथड में करते हैं, ये फार्मूला आपके पास सामने लिखा हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ y माइनस वाई बार. ये अभी बात जो है वो क्या है, डायरेक्ट मेथड है. लेकिन इसी को शॉर्टकट मेथड से हम कुछ यूँ करेंगे कि आपके पास जो है वो वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है, n इंटू सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर इंटू n इंटू सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई होल स्क्वायर से, ठीक है जी. सो द न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास r की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपके पास +1 और -1 में होती है. अब +1 और -1 के बीच में होता है 0. अब हम ये बातें देखेंगे कि ये साइन और ये वैल्यूज़ आपको क्या इंडिकेट करती हैं, ठीक है. अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो 0 के इक्विवेलेंट हो तो इसका मतलब ये है कि कोरिलेशन क्या है, 0 है. इसका मतलब ये हुआ x और y जो है वो अनकोरिलेटेड है. बेटे अगर ग्रेटर दैन 0 हो, यानी आपके पास जो है ग्रेटर दैन 0 का मतलब है वो ग्रेटर दैन 0 और 1 के बीच में होगा, और मे भी हो सकता है 0.5 हो, कुछ भी हो सकता है. तो इसका मतलब होगा आपकी कोरिलेशन क्या है, वो पॉजिटिव है. अगर लेस देन 0 होगा इसका मतलब है वो आपके पास कोरिलेशन नेगेटिव है, ठीक है. और अगर 1 हो तो इसका मतलब है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर -1 के इक्विवेलेंट आ जाए तो इसका मतलब है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन आपके पास है, ठीक है जी. एग्जाम्पल हम एक देख लेते हैं बच्चों, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए. पहले हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे. सो कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा. डेटा आपके सामने है, x वेरिएबल y वेरिएबल. सोल्यूशन में देख लेते हैं हम क्या करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो हमें फार्मूला में चाहिए जी x माइनस एक्स बार चाहिए, y माइनस वाई बार चाहिए, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए और y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर चाहिए. तो जो चीज़ आपको चाहिए होती है उसी का आप टेबल बनाते हो. तो हमारे पास x y जो है वो गिवन है, तो हमें x माइनस एक्स बार और x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये आपको चाहिए, और इनके सम्स चाहिए, ठीक है जी. सो आपने ये बना लेने हैं और इनके सम भी आपने फाइंड आउट कर देने हैं. अब हमारे पास एक्स बार किसके इक्विवेलेंट होता है, सम ऑफ एक्स माइनस एन के इक्विवेलेंट, जो कि 10 के इक्विवेलेंट आ जाएगा. वाई बार आपके पास होता है सम ऑफ वाई ओवर एन के इक्विवेलेंट होता है, तो 9 आपके पास आ जाएगा. कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम एक्स माइनस एक्स बार जो हमने इसके सम फाइंड आउट किया वो देखेंगे, और उसके बाद जो है वो हम देखेंगे जी
प्रोडक्ट जो हम लोगों ने इसकी फाइंड आउट की है x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इसका सम लिया वो 46 के इक्वलेंट आता है। अंडर रूट के अंदर हमने x माइनस एक्स बार होल स्केयर जो 28 के इक्वलेंट है, और सम ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्केयर जो कि 84 के इक्वलेंट है, वो वैल्यूज़ हमने डाली। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कुछ वैल्यू 46 डिवाइडेड बाय 48.4974 के इक्वलेंट आया, जो कि आपके पास 0.95 के इक्वलेंट है। अब देखिए ये जो आपके पास आर एक्स वाई है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब है आपके पास पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है जी, एक्स और वाई वेरिएबल में क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, यदि इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास जो है कंप्यूट द प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बाय शॉर्टकट मेथड। अब हम शॉर्टकट मेथड से करने लगे हैं। सो एक्स वैल्यूज आपके पास गिवन है, वाई के वैल्यूज गिवन है। आपको शॉर्टकट मेथड में क्या चाहिए, आपको एक्स स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए, एक्स वाई चाहिए। ठीक है जी, अब यहाँ भी आप इनके सम फाइंड आउट कर लेंगे, ग्रैंड सम जिसे टोटल कहते हैं। सो हम इस करेंगे और हमारे पास जो है वो आंसर 0.81 आ गया। तो इसने कहा कि दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन मौजूद है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करते हैं। तो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, याद रखिएगा आर ऑफ एक्स वाई लें या उसकी वैल्यू इज इक्वल टू आर ऑफ वाई एक्स, ये आपके पास जो है इक्वल वैल्यू देगा। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि बोथ आर इक्वल। इसके अलावा द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाई बिटवीन -1 एंड +1। रेंज मैंने आपको पहले बता दी थी कि ये हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ठीक है जी, और जो फोर्थ है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। अगर बी ऑफ वाई एक्स करें और इंटू बी ऑफ एक्स वाई, सो उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लें तो आपके पास जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो आपके पास आ जाता है। ठीक है, ये फार्मूला भी आपको यही बता रहा है। सो ठीक है बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारे पास रिग्रेशन और कोरिलेशन के बारे में था। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी जी। ठीक है।